हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम से 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आने ही आने हैं। तो आज थ्योरी कंप्लीट करते हैं और इसके बाद एक टेस्ट सीरीज़ भी करेंगे जो अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, आज थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो थ्योरी जानने से पहले एक ब्रीफ इंट्रो कर लेते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और कैसे कैसे उसने अपना जो व्यापारिक उद्देश्य आई थी वो कैसे फिर उसने पूरे भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो पहुंचते हैं 1600 ईस्वी में, जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी। तो जहांगीर ने उन लोगों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी सूरत और मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दी। ठीक है, अब व्यापार तो ठीक है, धीरे धीरे इन लोगों ने अपने पैर फैलाना स्टार्ट कर दिया। ओके, पैर फैलाने लगे। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, भारत में अपना आधिपत्य जमाने के लिए बंगाल पर हमला कर दिया और बंगाल को जीतने का प्रयास किया। तो इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा, जिसमें इन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने बंगाल के आधे हिस्से को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद 7 साल बाद अंग्रेज़ों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में दूसरा युद्ध लड़ा, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जो 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा, जिसमें इन्होंने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया और मीर कासिम को पराजित कर दिया। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पूरा अधिकार कर लिया। ओके, फिर इन लोगों ने मैसूर के सुल्तान और उसके पुत्र टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित कर दिया और मैसूर राज्य पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इस तरीके से बंगाल और मैसूर पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया और दिल्ली को भी इन्होंने अपने हिस्से में कर लिया। अब जैसा कि आप समझ गए हैं कि अंग्रेज़ों ने अपना बंगाल को अपने हिस्से में कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक गवर्नर बनेगा इनका, जिसको इन्होंने बंगाल का गवर्नर नाम दिया। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने पहला युद्ध जीता था, तो इन लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव को वहाँ का पहला गवर्नर बनाया। ओके, इतनी बात आप समझ गए। तो बंगाली गवर्नर कौन बन गए, रॉबर्ट क्लाइव। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बीच एक और बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया, उसे कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 1761 में लड़ा गया मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। ओके, इतनी बात आप समझ गए। हाँ, तो आगे देखते हैं। आगे आप ये चार्ट देखो। चार्ट में आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या है, बंगाल के गवर्नर। ठीक है, फिर है बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर है भारत का गवर्नर जनरल और फिर है वाइसराय। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले बंगाल को जीता, तो उन्होंने क्या नाम दिया कि रॉबर्ट क्लाइव हैं बंगाल के गवर्नर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब जैसे कोई एक्ट पारित हो गया, ओके, तो उन लोगों ने क्या बोला, अब जो ये बंगाल के गवर्नर है इसमें जनरल भी ऐड कर दिया, तो अब उसको क्या कहने लगे, बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से। ओके, फिर एक और एक्ट पारित हो गया, चार्टर एक्ट। अब हो गया ये भारत का गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर जो भारत का गवर्नर जनरल मेंशन किया है, तो इससे ये बात तो ये समझ आती है कि अब तक अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन लोगों ने इसको भारत का गवर्नर जनरल बोला। ओके, तो बंगाल के गवर्नर हो गए, रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गया, फिर चार्टर एक्ट आया तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ओके, फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, मतलब जो 1857 में क्रांति हुई थी उसके बाद फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1858, जिससे जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसको क्या कहा जाने लगा, वाइसराय। ओके, इतनी बात आप समझ गए। तो पहला गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड वाइसराय बना लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, थोड़ा याद करने में भी दिक्कत जाएगी, लेकिन एक बार आप कहानी के जैसे इसको पढ़ोगे ना 1-2 बार तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप टेंशन मत लो, आगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अपन ये देखते हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में। ठीक है,
चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये है बंगाल के गवर्नर, इमेज में आप देख सकते हैं। इनका कार्यकाल 2 बार हुआ। पहला कार्यकाल 1757 और 60 के बीच में चला, और दूसरा कार्यकाल 1765 और 67 तक चला। ओके, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं कि गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसने प्लासी का युद्ध लड़ा था इसके नेतृत्व में। ठीक है, अब जब ये बंगाल का गवर्नर बन गया तो इसने क्या किया, द्वैत शासन की प्रथा स्टार्ट करी। द्वैत शासन मतलब डायरकी व्यवस्था। डायरकी से मतलब जैसे आप अपने भारत में देख लें, जहाँ पे केंद्र सरकार भी शासन करती है और राज्य की सरकार भी अपने नियम कानून बनाती है अपने अपने स्तर पर। ठीक है, तो वैसे ही द्वैत शासन इसने बंगाल में चालू किया। तो उसमें 2 तरह के शासन होते थे, एक तो बंगाल का नवाब और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या था, जो बंगाल के नवाब थे वो प्रशासन वाला विभाग संभालता था। ठीक है, और जो भू राजस्व था, सैनिक संरक्षण था, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। ओके, उसके बाद इसके शासनकाल में और क्या घटना हुई, इसके शासनकाल में हुई इलाहाबाद की संधि, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच हुई। वो ठीक है, ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता, बट इम्पोर्टेंट ये है कि द्वैत शासन आएगा, कि द्वैत शासन, इसको डायरकी भी कहते हैं, DIARCHY। ठीक है, द्वैत शासन, ये एग्जाम में आ सकता है कि द्वैत शासन व्यवस्था किसने स्टार्ट करी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ओके, इसके बाद और भी कई सारे गवर्नर आए जिनके शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट घटना हुई। तो उसके बाद आए हेनरी वंशी टाट, इनके में हुई बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया। ओके, फिर है हैरी बैरेलस्ट, इनके शासनकाल में कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं हुई जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है जॉन कार्टियर, तो इनके शासनकाल में हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कहाँ हुआ, जॉन कार्टियर। ओके, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल। ओके, अब क्या नाम आ गया, बंगाल के गवर्नर से नाम बदल के क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल, ऐड हो गया जनरल। ठीक है, जनरल क्यों ऐड हुआ, आप लोगों को पहले पता था, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ठीक है, तो जो ये वॉरेन हेस्टिंग था, ये तो पहले बंगाल का गवर्नर था ना, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया तो ये इसका नाम क्या हो गया, अब ये क्या कहने लगा, अब ये कहलाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पहले क्या कहला रहा था, बंगाल का गवर्नर, बट रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश सरकार ने पारित कर दिया उसकी वजह से अब इसका नाम हो गया, ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम था वॉरेन हेस्टिंग। और अगर एग्जाम में पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब इसके शासनकाल में क्या हुआ, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट किसने पारित किया, ब्रिटिश सरकार ने, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो भारत में। तो क्या उद्देश्य थे उसके, एक तो उसके उद्देश्य थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों को नियंत्रित करना। ठीक है, उनका ये था कि ऐसे नहीं अपने हिसाब से काम करने लगे, वहाँ जाके चली गई है तो हमारी ना सुने, ब्रिटिश सरकार की ना सुने, समझ आ रहे ना। उसके बाद संसदीय प्रणाली को स्थापित करना, किसके शासनकाल में हुआ ये सब, ये ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए किया कि संसदीय प्रणाली स्थापित की जाए भारत में। फिर राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, ये सब इस एक्ट के अंतर्गत थे। राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, संसदीय प्रणाली को स्थापित करना और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, ये सब रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यह एक्ट क्यों पारित किया गया, यह एक्ट इसलिए पारित किया गया क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में कई सारी कमजोरी थी। ठीक है, जब किसी एक्ट में कोई चीज़ कमजोरी होती या कोई चीज़ सही नहीं होती या उसमें कुछ ऐड करना होता है, ओके, तो एक दूसरा एक्ट पारित किया जाता है। तो दूसरा एक्ट पारित किया गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या था, इसमें था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। ओके, जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तो इंग्लैंड में
एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। ओके, जो कि वॉरेन हेस्टिंग पिट्स इंडिया एक्ट के खिलाफ थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये कहाँ चले गए, अपने मतलब अपने ही देश चले गए, इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया। ओके, फिर उन्हें संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग तो चले गए। अब आगे देखते हैं, आगे इनके शासनकाल में रोहिला का युद्ध हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मराठा का युद्ध और सालबाई की संधि, दूसरा मैसूर युद्ध। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ओके, तो अभी तक भारत में उच्चतम न्यायालय नहीं था, तो पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ खुला, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। कहाँ पर, कोलकाता में। ओके, कोलकाता में अब क्या आ गया, उच्चतम न्यायालय आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, वॉरेन हेस्टिंग के, और पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद तो वो कहाँ चला गया, अपने देश चला गया, इंग्लैंड चला गया था। ठीक है, इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने, फिर बने लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, पुलिस सेवा का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ कर्मचारियों को भी, मतलब कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी नियुक्त किया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो पुलिस वगैरह की भर्ती भी किसने की, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इसके बाद इसको सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पहले का था वॉरेन हेस्टिंग, इसने क्या रखी थी, प्रशासनिक सेवा की नींव रखी थी। अब किसी ने अगर नींव रखी है तो वो जो आगे आएगा वो उसको आगे पूरा करेगा ना, तो वैसे ही वॉरेन हेस्टिंग ने प्रशासनिक सेवा की नींव रखी। ओके, तो कॉर्नवालिस ने इसे आधुनिक और तर्कसंगत बनाया। ठीक है, इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया, इसलिए इसे कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो जो सिविल सेवा के अधीन उच्च पद थे, उसके जो उसकी उसकी मतलब नियुक्ति होती थी वो कौन करता था, कंपनी के द्वारा की जाती थी। ठीक है, सिविल सेवा से मतलब जैसे यूपीएससी वगैरह, इससे मतलब है। तो पहले जो उन पदों की नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाती थी, वह की जाती थी कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत उन लोगों की नियुक्ति उन पदों के लिए की जाती थी। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। और जब इसकी जो आगे जो परीक्षा थी वो डलहौजी ने स्टार्ट करी थी, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके शासनकाल में क्या हुआ, तीसरा मैसूर युद्ध हुआ और रंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, रंगपट्टनम की संधि हुई। इसके बाद कॉर्नवालिस रोड और फिर बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त से क्या है, इसने क्या किया, इसने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू की। भूमि कर योजना, टैक्स वाली। ठीक है, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को और 10% भाग अपने पास रखना होता था। ठीक है, और इस योजना को जॉन शॉर ने बनाया था, इस योजना को जॉन शॉर ने बनाया था। ओके, स्थायी बंदोबस्त, तो एग्जाम में आएगा, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुई, वही हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली, तो लॉर्ड बेलेजली के बारे में क्या है, इसे कहा जाता था बंगाल का शेर। ठीक है, इसका शासनकाल चला 1798 से 1850 तक। इसके शासनकाल में हुई सहायक संधि प्रणाली। ठीक है, जिसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद बना। तो एग्जाम में आ सकता है कि लॉर्ड बेलेजली द्वारा जो सहायक संधि प्रणाली स्टार्ट की गई थी उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद। या ये भी आ सकता है कि सहायक संधि प्रणाली किसने करी स्टार्ट, तो आ जाएगा लॉर्ड बेलेजली। ओके, चौथा मैसूर युद्ध भी इसके शासनकाल में हुआ और दूसरा मराठा युद्ध भी इसके शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, इनका शासनकाल 1807 से 1813 हुआ।
इनके शासनकाल की बस एक ही इम्पोर्टेंट घटना है, अमृतसर की संधि। नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, इसका शासनकाल था 1813 से 1823। ठीक है, इसके शासनकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ और सुगौली की संधि भी इसके शासनकाल में हुई। तीसरा मराठा युद्ध और मराठा परिसंघ का विघटन भी हुआ इसके शासनकाल में, और रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना भी इसके शासनकाल में हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था से मतलब है कि इसके शासनकाल में मद्रास के तत्कालीन जो गवर्नर थे टॉमस मुनरो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ओके, इसके बाद बम्बई के गवर्नर ने भी इस व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, और ये भी आ जाएगा एग्जाम में कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के वारा महल में शुरू हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था से ये था कि जो किसान थे वो जितना कमाते थे वह सारा पहले किसके पास जाता, वो अपने पास अगर 10% हिस्सा रख रहे हैं तो 90% जमींदार रखते थे, फिर उसके बाद जमींदार थे वो ब्रिटिश सरकार को देते थे। तो इससे क्या होता था, ब्रिटिश सरकार को राजस्व में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट करी, जिसमें जो बीच में जमींदार का जो रोल था उसको ही हटा दिया। अब किसान सीधा अपना कर, अपना टैक्स किसको देता था, सीधा ब्रिटिश सरकार को देता था। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट करी, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट करी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है लॉर्ड हेमहर्स्ट। इनके शासनकाल में बस एक ही इंपॉर्टेंट घटना हुई, बर्मा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ अब एक चीज़ आप समझे, बंगाल के गवर्नर जनरल यहाँ तक हुए। ठीक है, अब आए भारत के गवर्नर जनरल। मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट आया, इसलिए अब बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम क्या हो गया, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ये कौन था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाएगा कि भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगर इनका नाम देखें तो बेंटिक से मतलब बैन, तो इन लोगों ने कई जो बुरी बुरी चीज़ें थी जो कई सारे जर्नल वगैरह ने स्टार्ट करी थी, ये इन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया, बैन किया उस पर। ठीक है, तो जैसे सती प्रथा, ठीक है, जैसे पति की मृत्यु के बाद औरत को भी अग्निदाह करना पड़ता था, तो उस प्रथा को इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ ख़त्म किया। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसने किया, राजा राम मोहन राय के साथ मिलके। ओके, इन्होंने इसके शासनकाल में चार्टर एक्ट भी पारित हुआ और इनके शासनकाल में ठगी प्रथा का भी अंत हुआ। ओके, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट है भारत के और गवर्नर जनरल। पहले हैं चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ के शासनकाल में इम्पोर्टेंट घटना हुई ये कि भारतीय प्रेस को मुक्ति मिली। ठीक है, तो इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, चार्ल्स मैडकॉफ को। फिर है लॉर्ड ऑकलैंड। इनके शासनकाल में हुआ पहला अफगान युद्ध। लॉर्ड एलनबरो, इसके शासनकाल में इम्पोर्टेंट घटना हुई, दास प्रथा का अंत हुआ। तो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एलनबरो मतलब बरी, बरी मतलब किसी चीज़ को अलग करना, बरी करना, तो जो उनके पास दास थे उनको बरी करना। ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, दास प्रथा का अंत मतलब बरी करना, एलनबरो। ओके, चल नेक्स्ट पर चलें। लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट। इनके शासनकाल में आंग्ला सिख युद्ध हुआ और लाहौर की संधि हुई, और उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी किए। ठीक है, जो कन्या भ्रूण हत्या होने लगी थी उसका उन्मूलन, उसका ख़त्म किया, और ऐसे कई सारे उन्होंने सामाजिक कार्य किए। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। इनके शासनकाल में भी बहुत सारी घटनाएं हुई। ठीक है, और कह सकते हैं इसको आधुनिक भारत का जनक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारी जो मॉडर्न चीज़ें थी जो पहले भारत में नहीं थी वो इन्होंने ही स्टार्ट करी। ठीक है, इनके बारे में देखें तो इनके शासनकाल में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। व्यवगत का सिद्धांत कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का परिचय भी इन्होंने ही दिया। ठीक है, जिसको हड़प नीति कहते हैं। इससे क्या हुआ, इससे ये करता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये नीति लाया था।
इस नीति से क्या था कि वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था उनसे शासन करने का अधिकार छीनकर उस राज्य को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाता था। ठीक है, तो हड़प नीति के तहत ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश राज्य में विलय करने वाला पहला राज्य कौन था? सतारा, जो महाराष्ट्र में। आगे चल के जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी ऐसे राज्यों को भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। ओके, फिर है वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच ये 1854 में आया। वुड डिस्पैच से मतलब इसको चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सरकार को जनसाधारण की शिक्षा का उत्तराधिकार लेने की बात कही। ओके, और शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई सारी पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसने की। ठीक है, और जैसे लंदन में विश्वविद्यालय थे उसी की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी में जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए। ओके, और इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूली शिक्षा का स्तर देसी भाषा बना रखने का सुझाव भी दिया। किसके तहत? वुड डिस्पैच के तहत। ओके, ये कब आया था? 1854। इसने ही बॉम्बे से ठाणे जाने वाली रेलवे लाइन बिछाई थी, तो इसे रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ओके, डाक टिकट भी इसने ही जारी करी थी। लोक निर्माण विभाग PWD इसने ही स्टार्ट किया था। ओके, और इसने ही जो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था ना, उसको ही जैसे UPSC है, पहले नियुक्ति कैसे होती थी इसके पदों पे? ब्रिटिश सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत होती थी लोगों की नियुक्ति। लेकिन इसने क्या किया, इसने बोला कि इसकी अब एक परीक्षा हुआ करेगी, उसके तहत यहाँ पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो जब इसमें परीक्षा हुई तो उसमें सबसे पहले जो IAS बन के आए थे वो हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। ओके, तो उन्होंने कह सकते हैं इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के वाइसराय। भारत का वाइसराय क्यों आया? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हो गया, इसलिए अब क्या नाम आ गया? भारत के वाइसराय। ठीक है, अब भारत के वाइसराय आ गया तो इसके शासनकाल में क्या हुआ? वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, और वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण, इससे क्या हुआ? जो 1857 का विद्रोह हुआ उससे क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने सारे हक अपने नियंत्रण में ले लिए और अब वह प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट उस पर कमांड कसने लगी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत होता था, बट 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार फॉर्म में आई और फिर उसने सारी कमांड अपने हाथ में ले ली। और इसी के शासनकाल में 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के वाइसराय हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनका शासनकाल था 1864 से 1869। इनके शासनकाल में भूटान युद्ध 1865 और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो। ओके, तो इनके शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई। भारत में प्रथम जनगणना, मतलब पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन रेगुलर रूप से आगे हुई थी। इसके शासनकाल में नहीं, लेकिन इसे कह सकते हैं अगर पहली जनगणना आए तो वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड मेयो ने की थी। और 1872 में क्या हुआ इनके साथ? एक अफगानी ने चाकू मारकर इनके ही शासनकाल में इनकी हत्या कर दी थी। तो अगर एग्जाम में आए कि किस वाइसराय की हत्या उसके ही शासनकाल में हो गई थी तो वह थे लॉर्ड मेयो। इतना बात समझ गई आपको? हाँ, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। ये 1876 से 1880 के बीच इनका कार्यकाल चला। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, दूसरा अफगान युद्ध, क्वीन विक्टोरिया ने इनके शासनकाल में केसर ये हिंद या कह सकते हैं भारत की सामग्री की उपाधि धारण की। ठीक है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश में कौन था? विक्टोरिया थी। तो वर्नाकुलर पैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके ही शासनकाल में आया था। तो एग्जाम में आ सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके शासनकाल में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया।
नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। ओके, तो जो प्रतिबंध किसने लगाए थे, लिटन ने लगाए थे, ठीक है, भारत पेपर वगैरह के लिए, उस पर बात छापने के लिए लिखे थे, वो किसने हटाए, लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब इस ट्रिक को समझिए। जैसे लिखा है लॉर्ड रिपन, रिपन मतलब रिबन, ठीक है। तो रिबन हम कब काटते हैं, जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो क्या काटते हैं, रिबन काटते हैं। तो वैसे ही इन्होंने जितने भी काम किए वो रिबन काटने लायक ही काम किए। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो जो प्रेस पे लगा था प्रतिबंध उसको हटा दिया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म कर दिया, तो रिबन काटा लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, पहला कारखाना अधिनियम, कारखाना स्टार्ट किया किसने, रिपन ने। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और शिक्षा पर हंटर आयोग, ठीक है, शिक्षा पर हंटर आयोग किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, तो इन्होंने हंटर आयोग से मतलब है इन्होंने क्या किया, जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, वह क्या थी, व्यावहारिक हो। और क्या इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा हो वो देसी भाषा में। ठीक है, इन्होंने कहा जो धार्मिक शिक्षा है वो उसको प्रोत्साहन ना दिया जाए। ठीक है, और उन्होंने शिक्षा विभाग स्थापित करने की भी सिफारिश दी किस पिछड़े इलाकों में। ठीक है, और इन्होंने बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा हो ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो ऐसे कुछ इन्होंने इसके तहत अपनी शिक्षा, हंटर आयोग के तहत शिक्षा पर इन्होंने अपनी बातें लिखी और प्रस्ताव भी रखे। ठीक है, ये रिपन ने किया ये सब कुछ। तो शिक्षा पर हंटर आयोग रिपन के शासनकाल में। इल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शिक्षा इल्बर्ट बिल। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और कारखाना अधिनियम, ये सब रिबन काटे रिपन ने। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे है लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन 1884 से 1888, ओके, इनके शासनकाल में तीसरा बर्मा का युद्ध हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, AOU की अध्यक्षता में किसकी स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में डफरिन के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन, इनके शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई, एक तो भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, और एक हुई डूरंड आयोग की स्थापना। ठीक है, डूरंड आयोग तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखो डूरंड रेखा ये वही है जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई थी, है ना। तो जैसे कोई रेखा, कोई LOC को जब हमको देखना पड़ता तो क्या लगाना पड़ता, लेंस लगाना पड़ता उस देखने के लिए। ठीक है, तो उससे आप रिलेट कर लीजिएगा कि लेंस डाउन तो डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा किसके शासनकाल में हुई, लेंस डाउन के शासनकाल में। ठीक है, और भारत परिषद अधिनियम ये भी इसके शासनकाल में हुआ। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या था कि जो विधान परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक हित के लिए जो उस पर विषय पूछने तथा बजट एवं वार्षिक व्यय पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ओके, उनको इन सब की परमिशन दी गई, लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, इस एक्ट से क्या हुआ, भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ओके, और इस एक्ट में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। किसके तहत, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ओके, इतना आप समझ गए। आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट आप एक दो बार करेंगे ना तो आपको कभी नहीं भूलेंगे ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आपने इस वीडियो को पढ़ लिया तो आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको इसको पढ़ना है बस। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, इसके अंदर ही एग्ज़ाम में आएगा। ओके, मैंने सारे जो भी इम्पोर्टेंट थे वाइसराय वो लोग उनको कवर किया है, उनके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट घटना हुई थी उनको भी कवर किया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद भारत के वाइसराय बने लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन के शासनकाल में 2 बहुत इम्पोर्टेंट घटना हुई। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो है बंगाल का विभाजन। ओके, जो बंगाल था जो किसने जीता था, अंग्रेजों ने सबसे पहले उसका विभाजन कर दिया 1905 में, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिएगा,
जब किसी घर पे कर्जा आता है तो क्या हो जाता है, घर का बंटवारा हो जाता है। तो वैसे ये हुआ, तो कर्जा आया तो बंगाल का विभाजन हो गया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़ना आप। बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, वाइसराय चल रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनके शासनकाल में हुआ स्वदेशी आंदोलन हुआ, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में आ भी सकता है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो सूरत अधिवेशन में हुआ। देखो विभाजन कैसे होता है किसी पार्टी में, क्योंकि हमको किसी का असली सूरत दिख जाती है, किसी की असली सूरत दिख जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं, उससे विभाजित हो जाते हैं। तो वैसे ये हुआ, सूरत में एक अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है। इस ट्रिक को समझ गए। और 1907 मतलब हम 7 थे अब अलग हो गए, तो इसको सन को भी याद रखना। तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, किसके शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में, ओके। अब एक और मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, 1906, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसके शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। और मार्ले मिंटो सुधार, ये तो आप याद ही रहेगा, मार्ले मिंटो, मिंटो लगा है तो आप समझ जाएंगे। ये कब हुआ, 1909 में, किसके शासनकाल में, भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। अब है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके शासनकाल में जो बंगाल में विभाजन हो गया था कर्जन के शासनकाल में, इन्होंने उसको रद्द कर दिया और इन्होंने बोला नहीं उसका विभाजन नहीं होगा 1911 में। और इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण भी कर दी, ठीक है। अभी कलकत्ता थी, अब दिल्ली राजधानी स्थानांतरण कर दी किसने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। और हिंदू महासभा की स्थापना भी 1915 में इनके ही शासनकाल में हुई, ओके। तो इंपॉर्टेंट है इनके शासनकाल में 2 चीज़, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, और कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई राजधानी और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। तो इम्पोर्टेंट है ये 2, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इनके शासनकाल में क्या हुआ, इनके शासनकाल में 2-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। पहली तो है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। दूसरा है मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फिर है भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत जो डायर की व्यवस्था थी वह लागू की जानी थी, अर्थात जो चुने हुए मंत्री थे और गवर्नर थे उनके बीच में जो शासन के कार्य थे उनको बांट दिया गया। साथ ही क्या किया गया, जो प्रांतीय विषय थे उनको केंद्रीय विषय से अलग कर दिया गया, मतलब जो प्रांत के विषय थे उनको केंद्रीय विषय से अलग कर दिया गया, ठीक है। अर्थात केंद्र ने प्रांतों को उन विषयों को सौंप दिया जो प्रांतों को अस्थायी तौर पर दिए जा सकते थे, ठीक है। इनको जिन पर प्रशासन करना था इन्हें प्रत्यायोजित विषय कहा गया। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये थोड़ी भाषा बहुत डिफिकल्ट है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे केंद्र के कुछ होते हैं नियम कानून के, केंद्र ही इस पर नियम बना सकता है, ठीक है। और कुछ कानून होते हैं राज्य, जो सिर्फ राज्य ही उस पर कानून बनाता है। तो वैसे ही भारत सरकार अधिनियम था, जो प्रांत की थी और जो केंद्र की थी उनके कार्यों को बांट दिया गया कि आप ये करेंगे आप ये करेंगे, बस इतना सा था, इतना आप समझ लीजिए, ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ये देखना कि भारत सरकार अधिनियम कब आया, 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में, ठीक है। रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ। ये कब हुआ पारित, 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट ये था कि जो क्रांतिकारी बढ़ रहे थे उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो सर सिडनी रॉलेट थे उनकी अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। किसकी अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट, ठीक है। क्या आया रॉलेट एक्ट, इन्होंने कहा इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है, ठीक है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई कानून आ गया जो भारतीयों के खिलाफ है, क्रांतिकारियों के खिलाफ है, जैसे मतलब किसी को भी अगर उनको संदेह हुआ तो उसको जेल में डाल दो और उस पर मुकदमा भी नहीं होगा, तो इसका विरोध किया। तो इसी के विरोध में कहाँ हो रही थी, एक सभा जलियांवाला बाग में। उधर जनरल डायर ने 1919 में अंधाधुंध गोलियां चला दी थी,
तो यही है, इसकी शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई, भारत सरकार अधिनियम आया, रॉलेट एक्ट पारित हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। इतनी बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब आए लॉर्ड रीडिंग। ओके, तो लॉर्ड रीडिंग के में क्या हुआ, एक तो चोरी चोरा घटना हुई जो 1922 में हुई। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और काकोरी ट्रेन डकैती भी इनके शासनकाल में हुई। मतलब जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं थी बेसिकली इनके शासनकाल में हुई। वो स्वराज पार्टी की स्थापना इनके शासनकाल में। ठीक है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। ठीक है, इनके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई बट अपन को इम्पोर्टेंट समझना है। सबसे पहले तो साइमन कमीशन भारत आया, किसके शासनकाल में, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय की लाठी से मारकर हत्या इसी की वजह से हुई थी, साइमन कमीशन की वजह से, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे कि साइमन कमीशन बाहर जाओ, वापस जाओ। ओके, तो साइमन कमीशन आया 1927 में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना आप। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 इनके ही शासनकाल में हुआ था, और गांधी इरविन पैक्ट, इरविन इनका ही नाम है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में इनके ही शासनकाल में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट घटना है जो आपको रिलेट करनी है। आप फोकस करना कि जो ये पर्सन का नाम रहता है ना उसी से आप कनेक्ट करके ना इन घटनाओं को याद रखना, तो आपको कभी नहीं भूलेंगी कि ये घटना किसके शासनकाल में हुई थी। ओके, बस। नेक्स्ट है भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। ओके, तो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इनके शासनकाल में हुआ। ठीक है, पहला तो 1930 में हो गया लॉर्ड इरविन के में, 1931 में दूसरा हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। ठीक है, तो ये हुए लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। पूना पैक्ट भी इनके शासनकाल में आया और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी इनके शासनकाल में आया। नेक्स्ट है लॉर्ड लिन लिथगो। ओके, लॉर्ड लिन लिथगो, इनके शासनकाल में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा इनके शासनकाल में हुआ, और फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में। और मुस्लिम लीग जो 1906 में आई थी उसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प। ठीक है, मतलब मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कहाँ उठी, किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में उठी। अगस्त प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, क्रिप्स मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब इनके शासनकाल में घटना हुई। तो आपको पढ़ना कौन कौन सी है, एक तो भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना, क्रिप्स मिशन पढ़ना, और एक मुस्लिम जो अलग मुसलमानों के राज्य की मांग कर रहे थे वो पढ़ना, फॉरवर्ड ब्लॉक का पढ़ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखना। नेक्स्ट है भारत के वायसराय में लॉर्ड बेबल, इनके शासनकाल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना तो नहीं है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ना कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये श्री राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला, बेबल योजना, शिमला सम्मेलन, ये तो बेसिक है बट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से कैबिनेट मिशन, आप ज़्यादा इसको फोकस करना। तो लॉर्ड बेबल के शासनकाल में हुआ कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, इसको तो आपने कई बार नाम सुना होगा ये। ठीक है, क्योंकि ये इनका शासनकाल चला 1947 से 1948, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया। तो अगर कहें कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, और कहें भारत का अंतिम वायसराय भी कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। समझ गए। तो इसने क्या किया, रेडक्लिफ जो अभी भी विवाद में है इसी पर्सन की वजह से है। ठीक है, रेडक्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींची गई थी वह लॉर्ड माउंटबेटन ने खींची थी, और भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को इसी के शासनकाल में मिली।
नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके, यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय हैं जो कह सकते हैं पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ इनके शासनकाल में 1950 में स्थायी रूप से यह पद, किसका पद, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। स्थायी रूप से परमानेंटली इस पद को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हम सभी ने 1950 तक जितने भी वाइसराय, गवर्नर जनरल जो भारत में आए और उनके शासनकाल में जो जो घटना हुई उन सबको कवर कर लिया है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आते हैं उनका एक सेपरेट वीडियो मैं अगले वीडियो में लाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, जब तक के लिए आप इस वीडियो को इतना कवर कर लीजिए कि जब मैं वो क्वेश्चन सेट लाऊं तो आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करिए। मैंने बोला आप नाम से उसकी घटना को कनेक्ट कीजिए, आपको कभी नहीं कोई चीज़ भूलेगी। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये नया चैनल है तो धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, अगर वीडियो में कोई कमी दिखती है तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों।